Co-powered by Techno. हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का अंत हो चुका है। सवाल यह है कि अब हिजबुल्लाह क्या करने वाला है। क्या वो अपने नेता की मौत का बदला लेगा या फिर इजराइल के डर से शांत होकर बैठ जाएगा। हिजबुल्लाह के अगले एक्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की तैयारी हो रही है और हिजबुल्लाह ने अपनी उस सीक्रेट यूनिट को एक्टिव कर दिया है जो खास ऑपरेशन के लिए बनाई गई। इसमें गौर करने वाली बात तो यह है कि इस यूनिट के प्लान का कनेक्शन अमेरिकी चुनाव से जुड़ रहा है। क्या इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका में चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। हमास और हिजबुल्लाह के ये वो चेहरे थे जो इजराइल के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। इसमें नसरल्लाह के साथ फवाद शुक्र, हनी, मोहम्मद ताइब, सालेह अल अरूरी जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इजराइल ने एक एक कर इन सभी का खात्मा कर दिया। सबसे नए हमले में शुक्रवार को नसरल्लाह मारा गया। अब खबर है कि हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका जिम्मा हिजबुल्लाह की सीक्रेट यूनिट 910 को सौंपा गया है। इस यूनिट को ब्लैक यूनिट और शैडो यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनिट पर लेबनान के बाहर हमलों की जिम्मेदारी होती है। इसने लेबनान के बाहर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह की सीक्रेट 910 यूनिट के ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से करीबी रिश्ते हैं। इसकी ऑपरेटिव अफ्रीका और एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक में मौजूद है। लगभग 32 साल पहले जब पूर्व हिजबुल्लाह नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या की गई थी तो यूनिट ने सफलतापूर्वक जवाबी कार्रवाई की थी। 910 यूनिट हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक शाखा में शुमार है। इसकी कमान तलाल हमिया के पास है, जिसे अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। ये उन क्षेत्रों में काम करती है जहां फॉरेन ऑपरेशन के लिए पहले से तैयार आतंकी होते हैं। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के सदस्य पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ये दूसरे देशों में विदेशी नागरिकता रखते हैं और एक सामान्य नागरिक के तौर पर रहते हैं। हाल के दशकों में यूनिट 910 की गतिविधियां मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया पर केंद्रित रही हैं, लेकिन इसने अमेरिका और यूरोप में भी काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिट 910 ने न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे समेत प्रमुख स्थलों पर हमले की योजना बनाई थी। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटर अली कुरानी ने अमेरिका और इजराइल में हमलों के लिए प्लानिंग का खुलासा किया था। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल रही है। इसने 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास और 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी सामुदायिक केंद्र पर बमबारी को अंजाम दिया था। 2012 में इस यूनिट ने बुल्गारिया के बर्गास में इजरायली पर्यटकों को ले जा रही बस पर आत्मघाती बॉम्ब विस्फोट किया था। अब यही यूनिट नसरल्लाह की मौत का बदला लेने पर काम कर रही है। यूनिट 910 ने जो प्लान तैयार किया है उससे दुनिया भर में फैले इजरायलियों और यहूदियों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। ये यूनिट विदेशों में इजरायली और यहूदियों को मारने का प्लान तैयार कर रही है। इसके ऑपरेशन का सबसे बड़ा एपिसेंटर अमेरिका बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले यहूदियों की संख्या अच्छी खासी है
अमेरिका इसराइल को सैन्य सहयोग भी कर रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह अमेरिका में रह रहे अपनी सीक्रेट यूनिट के सदस्यों को एक्टिव कर सकता है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले कुछ बड़ा कर सकता है, ऐसी आशंका है। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अमेरिका में इजरायलियों और यहूदियों की हैसियत क्या है। यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका में यहूदियों की जनसंख्या करीब 63 लाख है। इनका रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स दोनों पार्टियों के बीच अच्छा खासा समर्थन है। अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी के अधिकतर सांसद शुरू से ही इजराइल के समर्थक रहे हैं। अमेरिकी यहूदी और एवेंजिकल ईसाई दोनों लॉबी अमेरिकी राजनीति में इजराइल को लेकर काफी सक्रिय हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के लिए इनकी काफी अहमियत है और दोनों इजराइल समर्थक हैं। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यहूदी एक गेम चेंजर फैक्टर साबित होते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दल उन्हें साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। इसका उदाहरण इससे भी मिलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जुलाई के महीने में जब अमेरिका का दौरा किया था, तब वो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले थे। इसी कनेक्शन को लेकर आशंका जताई जा रही है कि सबसे बड़ा खतरा अमेरिका में रहने वाले इजरायली और यहूदी लोगों पर है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की सीक्रेट यूनिट के सदस्य अमेरिका में भी फैले हैं। ऐसे में वो चुनावी माहौल का फायदा उठाते हुए हमला कर सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिकी चुनावों में पहले से ही हिंसा और गृहयुद्ध जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर रैली में हमले भी हो चुके हैं। तो क्या अब खतरा तेल अवीव से वॉशिंगटन शिफ्ट कर गया है? हिजबुल्लाह की सीक्रेट यूनिट को लेकर खुलासे के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अलर्ट हो गई है। हमलों को नाकाम करने की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि इस बार उसके लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि इजराइल के साथ साथ अमेरिका में रहने वाले इजरायलियों और यहूदियों के सिर पर मौत खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। बेरूत में इजराइल ने जिस प्रलयकारी तरीके से उसका अंत किया है, उसके बाद से ईरान में दहशत का माहौल है और ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा खौफ में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई है। उन्हें लेकर बड़ी खबर यह है कि ईरान में वो किसी सेफ जगह पर चले गए हैं। क्या इजराइल का अगला टारगेट खामेनेई भी हो सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार की शाम को बेरूत में जिस समय हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल के विनाशक बम बरस रहे थे, तब उस समय न्यूयॉर्क में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ से वो ईरान को पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा खलनायक साबित करने में जुटे थे। यहीं से उन्होंने ईरान को धमकी दी थी। सुनिए उनका ये बयान, क्योंकि कहा जा रहा है कि बेरूत में अटैक और ठीक उसी समय नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी के बाद तेहरान में दहशत काफी ज्यादा बढ़ गई है। नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे थे कि ईरान को जल्द ही सबक सिखाना होगा। तो इजराइल ईरान को ये सबक फिर कैसे सिखाएगा? हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दी एंड के बाद ईरान को सबक सिखाने का इजराइल का पैमाना क्या होगा? तो इस पैमाने का अंदाजा आप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से जुड़ी एक बड़ी खबर से लगा सकते हैं। 30 घंटे पहले से अल अरबिया से लेकर रॉयटर्स तक के हवाले से यह खबर ट्रेंड करने लगी थी कि बेरूत हमले के फौरन बाद
ईरान के सुप्रीम लीडर को देश के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। पश्चिमी एशिया के अखबारों को यह बड़ी जानकारी तेहरान के ही 2 अधिकारियों के हवाले से मिली। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शुक्रवार को हसन नसरल्ला की मौत के बाद खामनेई ने तेहरान में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। उनकी ये बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ थी। इसी बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इजराइल का अगला टारगेट खामनेई हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अब महफूज रखना होगा और इसी बैठक में उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला लिया गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके बाद ही खामेनेई ने अपना पारंपरिक इस्लामिक वस्त्र उतारकर मिलिट्री ड्रेस को धारण कर लिया है। तेहरान में इसका मतलब लोग इजराइल से डायरेक्ट वॉर छिड़ने को लेकर निकाल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि इजराइल पर एक साथ बड़े हमले की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन याद कीजिए ऐसी कोशिश हिजबुल्लाह ने बेरूत में इजराइल हमले से ठीक पहले हसन नसरल्ला को लेकर भी शुरू की थी। उस समय TV9 भारतवर्ष ने ये ग्लोबल न्यूज दी थी कि नसरल्ला को कतर या ऐसे किसी देश शिफ्ट किया जा सकता है जहां इजराइल हमला ना कर सके, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही नसरल्ला का अंत हो गया। अब यही कोशिश खामनेई को लेकर ईरान कर रहा है। हालांकि उन्हें किसी और देश नहीं बल्कि अपने ही देश में सुरक्षित जगह पर भेजा गया है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इजरायली मोसाद की पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी। मोसाद क्या कर सकता है, इसे हमास चीफ हानिया के अंत से सबसे सही तरीके से समझा जा सकता है। हानिया का खात्मा ईरान में ही हुआ था। हानिया उस समय तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह पर ठहरा हुआ था, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। अब इजराइल ने नसरल्ला को भी मार गिराया है। ऐसे में आशंका ज्यादा है कि इजराइल का अगला टारगेट खामनेई हो सकते हैं। हालांकि जैसा कि जग जाहिर है, दुश्मनों पर अटैक करने का इजराइल का अपना तरीका है और वो मिशन पूरा होने तक योजना की भनक किसी को भी लगने नहीं देता है। इसका अंदाजा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और खबर से लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि नसरल्लाह की ट्रैकिंग इजराइल ने महीनों पहले से शुरू कर दी थी। इजराइल के अधिकारियों को बहुत पहले से ही नसरल्लाह के हर एक मूवमेंट की जानकारी थी और सही समय आते ही इजराइल ने न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि लेबनान के बाद अब इजराइल ने एक और देश में तबाही मचा रखी है और खबर है इजरायली सेना ने यमन में एयर स्ट्राइक की है। आपको बता दें यमन के रास ईसा बंदरगाह पर भीषण बमबारी को लेकर खबर है। ये देखिए तस्वीर, हमले के बाद पोर्ट में तेल टैंकरों में धमाके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पहले हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह और अब हुती के खिलाफ इजराइल के स्पेशल ऑपरेशन की ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि एक बार फिर से अब यमन के अलग अलग इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये इजरायली सेना का यमन में की गई लेटेस्ट एयर स्ट्राइक की वो तस्वीर है जहां रास ईसा बंदरगाह पर भीषण बमबारी हुई है और हमले के बाद पोर्ट के तेल टैंकरों में लगी आग की ये तस्वीर, धमाकों की ये तस्वीर सामने आई है। एक नहीं कई अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए यमन के एक और शहर पर हुए इजरायली हमले की तस्वीर आपके सामने। अब पोर्ट पर हुए, होदेदा पोर्ट पर हुए इजरायली सेना के ऑपरेशन के बाद की मची तबाही की ये तस्वीर सामने आई है। रिहायशी इलाके को आईडीएफ ने यहां निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीर। दो तस्वीर
तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीर सामने आई है और ये इजराइल की हुथी के इलाकों में की गई भीषण बमबारी के बाद मची तबाही की तस्वीर है। बेरूत में इजरायली वायुसेना के भीषण हमले के बाद दो बात वर्ल्ड ट्रेंडिंग है। पहली, इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। दूसरी, बंकर बस्टर बॉम्ब, जिसका इस्तेमाल बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर नसरल्लाह के दी एंड के लिए किया गया। क्या होता है ये बंकर बस्टर बॉम्ब? युद्ध में किस तरीके से गेम चेंजर साबित होता है? बंकर बस्टर बॉम्ब पर TV9 भारतवर्ष की ये स्पेशल रिपोर्ट। शुक्रवार की शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल ने अब तक के इतिहास का सबसे भीषण हमला किया था। इजराइल का टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था, जिसके बारे में इजराइल की सेना को सॉलिड इंफॉर्मेशन थी कि वो उस वक्त यहीं पर 14 मंजिला एक इमारत के नीचे बंकर में छिपा हुआ है। ये जगह असल में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर थी। ये जानकारी मिलते ही इजराइल की सेना ने अपने F-35 फाइटर जेट से बंकर बस्टर बमों को ड्रॉप करके पिन पॉइंट अटैक किया और अस्पताल में छिपे नसरल्लाह को टारगेट किया। आईडीएफ की ओर से खुद इस तरह के बमों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई और इजराइल के न्यूज़पेपर येदियोत एहरोनोत के जरिए भी पुष्टि हुई कि इजराइल की वायुसेना ने कुल 80 टन बमों का इस्तेमाल बेरूत में हमले के लिए किया था, जिसमें 2200 किलोग्राम के 10 बंकर बस्टर बम भी शामिल थे। ऐसा ही दावा ईरान की ओर से भी किया गया। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल पर कई बंकर बस्टर बमों से बेरूत में तबाही मचाने का आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा, इजरायली शासन ने बेरूत में रिहायशी इलाकों पर अटैक करने के लिए अमेरिका की ओर से तोहफे में दिए गए 5000 पाउंड के कई बंकर बस्टर बमों का उपयोग किया। नेतन्याहू और उनकी टीम को अब अपने अपराधों के लिए जेल में होना चाहिए, न कि संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना चाहिए। असल में बेरूत पर यह हमला उस समय किया गया था जब न्यूयॉर्क में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे और हमले की जानकारी मिलते ही भाषण बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए थे। उन्हें इजराइल की सेना ने हॉटलाइन पर हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अब सवाल यह है कि इजराइल को अमेरिका से मिला यह बंकर बस्टर बम क्या है और युद्ध में कैसे गेम चेंजर साबित होता है? तो इन सवालों का जवाब आपको बहुत पहले अमेरिकी सेना की ओर से जारी इस एनिमेशन से मिल सकता है, जिसमें इस विनाशक बम की सुपर शक्ति दिखाई गई है। असल में बंकरों में या बड़ी सुरंगों में ऐसे हमले करने के लिए ही इस बम को डिजाइन किया गया है। इन बमों की नाक खास तरह से बनाई गई है ताकि ये अपने वजन और ग्रेविटी का फायदा लेकर तेज स्पीड से जमीन के अंदर चले जाएं। ये भी मदर ऑफ बॉम्ब्स कहलाया जाता है। इसलिए ये वो नहीं है कि आप केवल अपने एक्सप्लोसिव के कारण, बट आप इसको बंकर के अंदर भेद करके उसको ब्रस्ट करने की क्षमताएं रखते हैं। इस तरह के बंकर बस्टर बमों के बारे में कहा जाता है कि यह साधारण जमीन में 100 फीट और कंक्रीट के फर्श पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा कर सकता है। लास्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब इस बम के जरिए विस्फोट होता है, तब इससे इतने तेज शॉक वेव्स निकलती हैं कि आसपास की इमारतें या तो ढह जाती हैं या उन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है। बेरूत में बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल के बाद वहां हुई तबाही देखेंगे तो ये टेक्निकल बात ठीक से समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहां 14 मंजिला ये इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई थी और हमले के बाद यहां बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया था। ऐसे खबरें आ रही हैं कि ये जो GBU-72 है, जिसकी मार करने की क्षमता, पहले ये लेजर गाइडेड होती थी, अब तो ये सैटेलाइट गाइडेड है। सैटेलाइट से गाइडिंग होती है। जब आप उसको फायर कर देते हैं तो आपको जो टारगेट की सेटिंग होती है, जिसके अंदर में आपको जाना है या उसको मिड कोर्स करेक्शंस करने हैं, वो सैटेलाइट उसको गाइड करता है और वहां ड्रॉप। GBU-72 बंकर बस्टर बम अमेरिका में बनते हैं। 90 के दशक में अमेरिका ने इराक में इसका प्रयोग सद्दाम हुसैन के बंकर को उड़ाने के लिए किया था, लेकिन ये बम इजराइल तक कैसे पहुंचे? तो इजराइल ने अमेरिका से GBU-72 बंकर बस्टर बमों के सबसे आधुनिक वर्जन देने की मांग वर्ष 2021 में पहली बार की थी।
और इजराइल को ऐसे हथियार की जरूरत वर्ष 2014 में पहली बार गाजा युद्ध के दौरान महसूस हुई थी। तब इजराइल के कई सैनिक हमास की एक सुरंग में फंस गए थे और हमास के लड़ाकों ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला था। इसलिए इजराइल की जरूरत को देखते हुए अमेरिका ने उसे ये बम मुहैया कराए थे, जिसमें इजराइल की अब कोशिश रहती है कि ऐसी सुरंगों में वो अपने सैनिकों को भेजने से बचे और बंकर में छिपे दुश्मनों का खात्मा बंकर बस्टर बमों से कर सके। यहां यह बात बताना भी जरूरी है कि इजराइल ने पिछले वर्ष अक्टूबर से लेकर अब तक ऐसे कई बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल गाजा में हमास की सुरंगों को उड़ाने के लिए किया है और अब बेरूत में वो इन बमों का प्रयोग हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट, क्योंकि यमन में अब इजरायली हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है और इजरायली सेना ने हूती के अलग अलग ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। फिलहाल तस्वीर आपके सामने हुदैदा बंदरगाह पर हुई भीषण स्ट्राइक के बाद की, क्योंकि अब बिजली संयंत्र को भी IDF की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल जिस तरीके से हूती के अलग अलग ठिकानों पर तबाही मचा रहा है, आपको बता दें बिजली संयंत्र के साथ साथ पोर्ट और सैन्य डिपो को भी टारगेट किया गया। हालांकि हूती के कई हथियार डिपो में मची तबाही की भी तस्वीर अब सामने आई। طيران قصف لطيران العدو البريطاني الإسرائيلي على محافظة الحديقة। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, इजरायल की उस स्ट्राइक के बाद की तस्वीर जहां सीधे यमन यानी हूती को टारगेट किया गया और ये हूती के अलग अलग ठिकानों पर इजरायल की तरफ से की गई स्ट्राइक के बाद की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इस बीच खबर यह है कि हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। खबर है पोर्ट और सैन्य डिपो को टारगेट करने के साथ साथ बिजली संयंत्र पर हुए हमले को लेकर। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया। अब पूरी दुनिया एक ही बात पूछ रही है, हिजबुल्लाह का होगा क्या? क्या नसरल्लाह का वारिस इस चरमपंथी संगठन को नया मुकाम दे पाएगा या फिर हिजबुल्लाह अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? समझिए इस रिपोर्ट से। हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह की मौत पर लेबनानी समर्थकों में मातम का मंजर है तो इसराइल में जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि नसरल्लाह का वारिस कौन बनेगा? तो ये ओहदा हाशिम साफिद्दीन को मिलने की खबर है। लेबनान या यूं कहें कि मध्य पूर्व के ताकतवर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के नए सरगना का बायोडेटा आपको दिखाएं, उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नसरल्लाह के अंत के साथ ही हिजबुल्लाह का अस्तित्व भी मलबे में मिल गया या फिर नया प्रमुख मिसाइलों से लैस इस मिलिशिया को नई मंजिल तक ले जाने में कामयाब होगा? फिलहाल ये तो नसरल्लाह के उत्तराधिकारी की किस्मत और इजराइल की मंशा से ही पता चल पाएगा। ऐसे में अभी हिजबुल्लाह के नए प्रमुख को दो कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहली, क्या साफिद्दीन में नसरुल्लाह जैसी काबिलियत है? और दूसरी, क्या साफिद्दीन इजराइल से टकराने की कुव्वत दिखा पाएगा? इन सवालों के जवाब तो आगे मिलेंगे। अभी जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के बारे में पता चला है उसे देखिए। तो साफिद्दीन नसरुल्लाह का रिश्ते में भाई है। फिलहाल वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों और जिहाद काउंसिल के काम देखता था। 2017 में ही साफिद्दीन को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ ये ईरान का भी करीबी है, जिसकी मदद के बूते हिजबुल्लाह का वजूद है, जिसके हथियारों से इस चरमपंथी संगठन की ताकत है। इजराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने में जुटा है, ऐसे में साफिद्दीन की जिंदगी कितने दिनों की है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने इस संगठन की जड़ें पूरी तरह से कुरेद दी हैं।
क्या हसन नसरल्लाह वाकई इतना खूंखार था कि वो दुनिया के लिए खतरा था, या सिर्फ वो इजराइल के वजूद के लिए ही खतरा था? इसे समझने के लिए आपको नसरल्लाह के अतीत से वर्तमान तक का सफर देखना होगा। नसरल्लाह का जन्म 1960 में एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता सब्जी बेचकर गुजर बसर करते थे। वो अपने माता पिता की 9 औलादों में सबसे बड़ा था। नसरल्लाह की पैदाइश के कुछ ही समय बाद लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया। महज 15 साल की उम्र में वो लेबनानी शिया संगठन अमल मूवमेंट में शामिल हो गया। इस दौरान उसने मजहबी तालीम भी शुरू की। उसके उस्तादों ने आगे की पढ़ाई के लिए इराक के नजफ जाने की सलाह दी। इसके बाद नसरल्लाह नजफ चला गया और 3 साल तक वहीं रहा। लेकिन 1978 में सद्दाम हुसैन के शिया विरोधी मुहिम में उसे इराक से बाहर कर दिया गया। नसरल्लाह को मजबूरन लेबनान लौटना पड़ा। इराक में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात अब्बास मूसवी नाम के एक और आलिम से भी हुई, जो कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में गिने जाते थे। मूसा सदर वो शख्स थे जिन्होंने लेबनान में अमल मूवमेंट की नींव रखी थी। अब्बास मूसवी और हसन नसरल्लाह दोनों ईरान की इस्लामिक क्रांति से बेहद प्रभावित थे। इस बीच 1979 में ईरान में बड़ा बदलाव हुआ। शाही हुकूमत का अंत हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी की सरपरस्ती में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। मूसवी और नसरल्लाह लेबनान लौटकर स्थानीय गृह युद्ध में शामिल हो गए। वो साल 1982 था जब इजराइल ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हमले के जवाब में लेबनान पर हमला कर दिया और उसी साल हिजबुल्लाह का गठन हुआ। 1989 से 1991 तक सुबही अल तुफाइली हिजबुल्लाह के पहले महासचिव रहे। उनके बाद अब्बास मूसवी को यह ओहदा मिला। लेकिन एक साल बाद ही यानी 1992 में इजराइल के हेलीकॉप्टर अटैक में मूसवी की मौत हो गई। इसके बाद 32 साल की उम्र में नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। फिर तो ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और नसरल्लाह दोनों की ताकत बढ़ती चली गई। हुआ ये कि ये संगठन मिलिशिया से सियासी पार्टी तक बन गई और हिजबुल्लाह के चुने हुए नेता लेबनान सरकार में मंत्री तक बन गए। मध्य पूर्व के इस देश में हिजबुल्लाह की समांतर हुकूमत कायम हो गई। इस बीच 1997 में इजरायली सैनिकों से लड़ाई में नसरल्लाह के बड़े बेटे हादी की भी मौत हो गई। साल 2000 में करीब 2 दशक बाद जब इजरायली सेना ने लेबनान छोड़ा तो इसका क्रेडिट नसरल्लाह को गया। 2006 में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के अंदर दाखिल हो गए। एक सैनिक को मार दिया और 2 को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमला किया और ये युद्ध करीब 34 दिन तक जारी रहा। इस दौरान करीब 1200 लेबनानी मारे गए, लेकिन नसरल्लाह ने इसे हिजबुल्लाह की जीत करार दिया। तब लेबनान से जंग में इजराइल के पीछे हटने पर नसरल्लाह ने यहूदी देश की तुलना मकड़ी के जाल से की थी, जिसके जवाब में अब नेतन्याहू ने क्या कहा है वो सुनना भी दिलचस्प है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया। इसके जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में जंग छेड़ दी। ऐसे में हिजबुल्लाह भी उत्तरी छोर से हमास के साथ इजराइल पर हमले करने लगा। तो जवाब में इजरायली सेना ने भी दक्षिणी लेबनान पर रॉकेट दागने शुरू कर दी। इस युद्ध की वजह से उत्तरी इजराइल से करीब 70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा, तो दक्षिणी लेबनान से करीब 1,10,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर महफूज ठिकानों की शरण लेनी पड़ी। 27 जुलाई 2024 को दोनों देशों में टेंशन तब सबसे ज्यादा बढ़ गई जब गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले में 12 इजरायली बच्चे मारे गए। इजराइल ने इसे हिजबुल्लाह का हमला बताया, लेकिन लेबनानी संगठन ने इससे इनकार किया। 30 जुलाई को इजरायली सेना ने बेरूत में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर को ढेर कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह में तनाव का नया दौर 17 और 18 सितंबर को उस वक्त शुरू हुआ जब लेबनान में अचानक पेजर और वॉकी टॉकी समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फटने लगे। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक्शन बताया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों समेत करीब 39 लोग मारे गए। अब सवाल ये कि नसरल्लाह की मौत के साथ हिजबुल्लाह का भी अंत हो जाएगा या फिर नए नेतृत्व में इस चरमपंथी संगठन का नया आरंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। हुथी के ऊपर इजरायली स्ट्राइक को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे दे, क्योंकि अब हुथी के कई ऑयल डिपो पर इजरायली स्ट्राइक को लेकर खबर आ रही है और हुथी का मुख्य तेल पाइपलाइन टर्मिनल कैसे
तबाह हुआ, उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। ये इजरायली हमले के बाद हर तरफ मची तबाही की वो तस्वीरें हैं जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से अब हुथी के ऊपर एक नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर इजरायल ने स्ट्राइक को अंजाम दिया है और अब हुथी का ये मुख्य तेल पाइपलाइन टर्मिनल तबाह हो चुका है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने अलग अलग जगहों पर इजरायल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद मची तबाही की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां हुथी के अलग अलग ठिकानों पर भीषण बमबारी को इजरायल ने अंजाम दिया है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब हुथी, यानी उन प्रॉक्सीज को इजरायल सीधे टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट कर रहा है। और ये तस्वीर है हुथी के मुख्य तेल पाइपलाइन टर्मिनल पर मची तबाही की। खबर है कि हुथी के हमलों के बाद इजरायल का यह बदला है, क्योंकि 1800 किलोमीटर दूर यमन में भीषण स्ट्राइक को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, उसके बाद यह साफ हो गया कि कैसे हुथी के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमलों को इजरायल अंजाम दे रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर। खबर है कि यमन में इजरायल ने एक साथ अलग अलग शहरों पर भीषण बमबारी को अंजाम दिया है। 5 शहरों को इजरायल ने कैसे निशाना बनाया उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। 10 से ज्यादा शहरों पर इजरायली हवाई हमले की ये तस्वीर। अलग अलग इलाकों में किए गए हमलों के बाद यह साफ हो गया कि बिजली संयंत्र के साथ साथ पोर्ट में डिपो को भी टारगेट किया गया है। धमाकों के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी धमाके हो रहे हैं। यमन से तबाही की विध्वंसक तस्वीरें और भी हैं, क्योंकि पोर्ट पर धमाके के बाद लगी भीषण आग की और तस्वीरें सामने आई। और ये वो जगह है जहां हुथी को बड़ा नुकसान इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक के बाद दिया है। पोर्ट पर रखे हुथी के हथियार को तबाह कर दिया। الله عن دمر إسرائيل الله أقسم بالله إنه पोर्ट पर रखे हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। हुथी के ये हथियार डिपो जिन पर स्ट्राइक के बाद धमाकों की ये तस्वीर सामने आई है। अब से थोड़ी देर पहले इजरायल की यमन में अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक को लेकर तस्वीर सामने आ रही है। और ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इन एयर स्ट्राइक्स के बाद ये साफ हो गया कि अब यमन में ही अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक्स को एक स्पेशल ऑपरेशन के जरिए इजरायल अंजाम दे रहा है। और ये इस आधार पर बताया जा रहा है जहां इसी स्पेशल ऑपरेशन में हुथी के इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट किया गया है। बिजली संयंत्र के साथ साथ हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। पोर्ट पर अलग अलग जगहों पर किए गए हमलों के साथ साथ शहरों में भी अलग अलग जगहों पर हमले के बाद की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। الضرب العشوائي على انتهى اليمن الله عن دمر إسرائيل तो एक नहीं 7 अलग अलग जगहों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद यमन में मची भयंकर बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अलग अलग जगहों पर हुई स्ट्राइक में खबर यह है कि कैसे अब इजरायल एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और यह सीधा ऑपरेशन जारी है यमन में, क्योंकि हुथी के ठिकानों को अब टारगेट किया जा रहा है।
हुती के वो इंपॉर्टेंट ठिकाने जहां पोर्ट पर अलग अलग जगहों पर मची तबाही की ये तस्वीरें सामने आई। हथियार डिपो को टारगेट किया जा रहा है, बिजली संयंत्र को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ऐसे पोर्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि इजराइल इन्हें खास तौर से इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि ये हुती के हथियार डिपो हैं। الله ندمر إسرائيل. الله أقسم بالله إنه नेपाल में बाढ़ के साथ भूस्खलन का कहर जारी है। नेपाल के कई शहरों से चौंकाने वाले वीडियोस आए हैं जहां पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। नेपाल में आई बाढ़ ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैकड़ों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग बेघर बताए जा रहे हैं। डरावना है नेपाल के बैराज से लाखों क्यूसेक पानी का छोड़ा जाना, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि 56 साल बाद नेपाल से इतना पानी छोड़ा गया है। ये पानी बिहार के कई जिलों में कहर ढाने लगा है। कैसे नेपाल से बिहार तक जल तांडव की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये खौफनाक मंजर नेपाल में आई बाढ़ की कहानी बयां कर रहा है। भारी भरकम लोहे का बना पुल ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया। ये वीडियो नेपाल के सिंधुपाल चौक से आया है, जहां पानी की तेज रफ्तार में भारी भरकम बैली ब्रिज बह गया, जबकि चारों तरफ सैलाब की नदी बहती नजर आ रही है। अब देखिए, 2 मंजिला ये मकान इस पानी में सिर्फ 6 सेकंड के अंदर समा गया। ये वीडियो नेपाल के सिंधुली से आया है। यहाँ पानी ने इतना तेज कटान किया कि ये विशालकाय घर नदी में समा गया। ये वीडियो नेपाल में काठमांडू मार्ग पर नारायण घाट इलाके से आया है। यहाँ अचानक पहाड़ से पानी की तेज धार नीचे की तरफ आई और ये गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। नेपाल में पहले बारिश ने कहर मचाया, फिर जगह जगह लैंडस्लाइड से जमीन थर्राई, फिर घरों और पुलों के ढहने का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाल में भीषण बारिश के बाद हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन नेपाल से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। अब नेपाल से आए इस वीडियो को देखिए। पहाड़ के ऊपर हलचल हुई, इसके बाद जमीन ने दरकना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे जमीन का बड़ा हिस्सा रेंगते हुए नीचे आने लगा। इसके बाद चारों तरफ शोर मच गया। मलबे के बड़े हिस्से ने नीचे बने घरों को अपने आगोश में ले लिया। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा कि ये नेपाल का एक बड़ा शहर है। ऐसा लग रहा है मानो शहर के बीचों बीच बड़ी नदी बह रही हो। चारों तरफ पानी ही पानी है। ये नेपाल में काठमांडू शहर के अंदर की तस्वीर है। यहाँ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और तो और काठमांडू शहर के अंदर तक नाव चल रही है। अब ये देखिए, ये नेपाल का कोसी बैराज है। यहाँ बने पुल पर पानी की तेज रफ्तार के बीच हड़कंप मच गया। लोग इधर से उधर भागते नजर आए। पानी के रौद्र रूप का डर इन लोगों में साफ देखा जा सकता है।
दावा किया जा रहा है कि कोसी बराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे बाढ़ के और भी प्रलयकारी रूप लेने का खतरा बढ़ गया है। सच्चाई ये है कि नेपाल इन दिनों करहा रहा है, नेपाल तड़प रहा है, क्योंकि नेपाल में जल संहार हो रहा है। साल 2008 के बाद नेपाल सबसे खौफनाक बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नेपाल के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ इतनी अचानक आई कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। घरों का सोफा, अलमारी, सब कुछ पानी के साथ बह गया। तेज रफ्तार पानी के साथ घर में मौजूद कई लोग भी बह गए, जिनकी तलाश तेज हो गई। नेपाल में भीषण बाढ़ से अब तक 135 लोगों की मौत। नेपाल में अब तक 1200 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। नेपाल में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। नेपाल में कोसी बराज से 6.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। 1968 के बाद से नेपाल से सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें बिहार के सहरसा से आई हैं। यहाँ उफनती कोसी नदी की तेज धारा ने कई लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। पानी के कटान की वजह से कई घरों का नामो निशान तक मिट चुका है। प्रलयकारी बाढ़ के पानी से घिर चुके गांव में रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को उतारा गया है। इसके अलावा बिहार में पश्चिमी चंपारण में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार के कम से कम 15 जिलों में से बाढ़ के ट्रेलर की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यानी अगले कुछ घंटे नेपाल के साथ साथ बिहार पर भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 हाथरस। Co-powered by Techno.